आयलर्स इक्विडायमेंशनल इक्वेशन। अभी तक क्या हमने पढ़ा था? होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अब यदि इक्वेशन का फॉर्म कुछ ऐसा हो कि जितने ऑर्डर के डेरिवेटिव उतने ही पावर x का उसके साथ यदि मल्टीप्लाई हो, तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज आयलर इक्विडायमेंशनल इक्वेशन। The definition for Euler's equidimensional equation is an equation of the form a0 x power n nth derivative of y with respect to x plus a1 x power n minus 1 into n minus 1 derivative of y plus a2 x power n minus 2 into n minus 2 derivative of y up to a n minus 1 x divided by dx plus a n y equal to 0। यदि इसको हमको nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कहना है तो a नॉट should not be equal to 0 and all others including a नॉट are constants, leaving is non-zero constant। So such type of equation is called Euler's equidimensional equation of order n। Now there is a result, such type of equation can always be reduced to equation with constant coefficients। तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो पहले समझ लेते हैं। For this purpose we introduce new independent variable z by the relation z is equal to log x। ये याद रखना होगा। तो z equal to log x को we can write x is equal to e power z। इक्वेशन को बन गया तो इसको 2 डैश कह सकते हैं। अब हमारा x z से रिलेटेड है, तो जितने भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिए हैं उन सब को विद रिस्पेक्ट टू z कन्वर्ट करना होगा। तो चेन रूल से लिख सकते हैं dy by dx is equal to dy by dz into dz by dx। z इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पर dz by dx ये वैल्यू मिल जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करने पर विद रिस्पेक्ट टू x वो आ जाएगा 1 by x यूजिंग 2। ये x को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x dy by dx गेट dy by dz, यानी एक टर्म z में कन्वर्ट हो गई। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए d2 by dx स्क्वायर इज सेम एज ddx ऑफ dy by dx। What is dy by dx? ये दिख रहा है हमको dy by dz into 1 by x। अब ये तो x पर डिपेंडेंट दिख रहा है, ये z पर डिपेंडेंट है, लेकिन z x पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये भी x पर डिपेंडेंट होगा। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 by x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x minus 1 by x प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं होगा, पहले उसको करना पड़ेगा z से और z को x से बाय चेन, which is same as d2 by dz स्क्वायर और dz by dx से यूज करके 1 by x। यहाँ पर x स्क्वायर डिनोमिनेटर में, यहाँ x स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते तो x स्क्वायर d2 by dx स्क्वायर इज इक्वल टू पहले सेकंड ऑर्डर का टर्म मिल गया माइनस फर्स्ट ऑर्डर का टर्म। अब ये जो नोटेशन है इसको यदि ऑपरेटर नोटेशन में यूज करें, d स्टैंड्स फॉर dz को अगर यदि यूज करें तो d स्क्वायर विल बी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d क्यूब विल बी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो ये नोटेशन के साथ में x dy by dx is d operating on pi, ये d हो गया ऑपरेटिंग ऑन pi। d नोटेशन के साथ में 4 इंप्लाई x square d2 by dx square is equal to d2 operating on pi minus d operating on pi, which can be written as d square minus d operating on pi। और यदि इसके फैक्टर बनाएं तो d into d minus 1 operating on pi। ये हो गया इसके पहले वाली जो टर्म होगी x square d2 by dx square, उसका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल z। ऐसा सारे के फाइंड करना होगा तो इसको जनरलाइज किया जा सकता है
ये ऑब्जर्व यदि करते जाए तो वी कैन राइट x cube d3y by dx cube is equal to d into d minus 1 into d minus 2 operating on y. 4 पावर के साथ जो टर्म होगी x पावर 4 4th डेरिवेटिव is equal to 4 फैक्टर का प्रोडक्ट d d minus 1 d minus 2 d minus 3 operating on y. In general n पावर का जो टर्म है x पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x will contain n फैक्टर. शुरुआत होगी d से d d minus 1 d minus 2 कहां खत्म होगा वो देखने के लिए पावर 4 है तो d minus 3 पर खत्म हो रहा है, पावर 3 है तो d minus 2 पर खत्म हो रहा है, यानी उससे एक नंबर कम. तो इसको आप देखेंगे तो d minus n minus 1 ऐसा दिखेगा. ब्रैकेट ओपन करके लिख लेते d minus n plus 1 ऑपरेटिंग ऑन y. अभी जितने भी रिजल्ट्स है ये सारे रिजल्ट्स यदि बन के पुट कर दें और फिर सिंपलीफाई करें तो we will get equation with constant coefficients in y and z variable. Y is dependent and z is independent variable. उसको सॉल्व करने की मेथड हमने देखा यूजिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व किया जा सकता है. उसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ y and z. देखिए हमारी इक्वेशन तो x और y में थी तो एकदम लास्ट में z को रिप्लेस कर देंगे log x से ये रिलेशन से और फिर जो मिलेगा दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ गिवन Euler इक्विडाइमेंशनल इक्वेशन. ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया. अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2x² y डबल डैश प्लस 10x y डैश प्लस 8y इक्वल टू 0. अब इक्वेशन देखकर कुछ समझ में आ रहा है कि फर्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं 2 10 और 8 तो 2 से डिवाइड किया जा सकता है. 2 सभी में कॉमन है. हाँ यदि मान लो यहाँ पर कहीं कुछ ऑड नंबर होता तो फिर नहीं कर पाते थे. जैसी इक्वेशन है वैसे ही रहने देते. देखकर समझ में आ रहा है 2 से डिवाइड किया जा सकता है. तो सॉल्यूशन गिवन differential equation can be written as x square y double dash plus 5xy dash plus 4y equal to 0. No, 1 divided by 2, which is Euler's equidimensional equation. मेंशन कर दो देखते ही समझ में आ रहे हो. which is Euler's equidimensional डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर यही होगा. पहले न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे. वी इंट्रोड्यूस और वी टेक न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल z as z is equal to log x which implies x is equal to e power z. So that अब ध्यान देना इतना सब हमको प्रॉब्लम में लिखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट लिखेंगे so that x dy by dx या फिर x y dash is equal to d operating on y. x square d2y by dx square is d minus 1 operating on y where d stands for जितने यहाँ पर टर्म होंगे उतने टर्म के लिए एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखना है. यहाँ थ्योरेटिकल में हमने समझ लिया वो आ कैसे रहे हैं. प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डायरेक्ट लिखना. सो दैट इक्वेशन 1 becomes रख दो डायरेक्टली. therefore इक्वेशन 1 becomes देखो x पर y डबल डैश के लिए आया d minus 1 operating on y plus 5 times x y dash मतलब x dy by dx इसके लिए dy plus 4y equal to 0. ऑपरेटर का एक्सप्रेशन एक ब्रैकेट में हो जाएगा. ऑपरेटिंग ऑन y बाहर कर देते हैं तो ये होगा d² minus d plus 5d plus 4 operating on y equal to 0.
that is d square plus 4d plus 4 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू 0। इसको कुछ नंबर दे देते हैं। वो जो इक्वेशन 1 थी वो इक्वेशन 1 इसमें कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ सारे कोएफिशिएंट कैसे दिख रहे हैं? कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन with constant coefficient, constant coefficient। वही पर्पस था। Either equidimensional equation can always be reduced to equation with constant coefficient। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब मेथड लगा दो इसकी, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ P is auxiliary equation of P। बोलो ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलो, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर में d रिप्लेस बाय m। रूट्स मिला सकते इसके, दैट मींस m प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इंप्लाई m इक्वल टू माइनस माइनस दोनों सेम रूट आ गए, which are real and equal। So therefore general solution of equation 3, the general solution of equation 3 is, अब जरा ध्यान से समझो, रूट्स हमारे सामने दिख रहे हैं -2 सॉल्यूशन बोलकर बताओ, 3 का सॉल्यूशन बोलकर बताओ। y equal to c1 plus c2x e to the power minus, is it correct? ये कब लिखते थे? जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता था। अब इस इक्वेशन में d क्या है? dz इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है। तो ध्यान से लिखते समय इंडिपेंडेंट वेरिएबल z लिखना होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको z वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व हो गई इक्वेशन, लेकिन ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि वो तो x और y में है, ये x और z में है। तो क्या करते बाद में? रिप्लेस z की जगह log x, और ये e पावर z तो दिख ही रहा है ना सीधा सीधा। तो e पावर z क्या है? x है। तो दैट इज y is equal to c1 plus c2 log x। इसको क्या बोल सकते हैं? e पावर z का पावर -2, तो x to the power -2 using 2, using this is general solution of equation 1 where c1 and c2 are arbitrary constant। This gives general solution of equation 1 in terms of x and y। ठीक है, मतलब अब आपके सामने यदि आइडल इक्विडाइमेंशनल इक्वेशन हो तो यही प्रोसीजर से उसको पहले कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। एक बार इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट मिल जाए तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन वी राइट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ y and z, and lastly replace z by log x which is equivalent to e power z by x to obtain solution of given equation।